माइक सही है? ओके, चलिए बेटा। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो क्या है, सीड और ग्रेन के बीच का डिफरेंस। आपने सुना होगा कि हम एक तो बोलते हैं बीज और एक बोलते हैं अनाज, वही ये चीज़ है। सीड का मतलब क्या होता है, बीज, और ग्रेन जो है उसका मतलब क्या होता है, अनाज होता है। ठीक है, तो मुझे एक बात, अनार नहीं है, अनाज है। ठीक है, क्या है, अनाज। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? हम एक को बीज कह रहे हैं, एक को अनाज कह रहे हैं, इतनी नाइंसाफी क्यों? कौन बताएगा? वेरी गुड, बीज जिंदा है, अनाज मतलब तुम वहां तक पहुंच गए। अच्छा, मेरे घर में एक ड्रम के अंदर गेहूं भरे थे, मैंने थोड़े से गेहूं मिट्टी में छिड़क दिए, कुछ दिन बाद उगेंगे ही नहीं उगेंगे, तो हो गया बीज, और ड्रम में रखा था हो गया अनाज। फिर क्या डिफरेंस है? वही तो है। वेरी गुड। पहला क्या डिफरेंस है, अनाज को खाया जाता है, बीज को खाया नहीं जाता। सर ये तो फिर वही चीज एक ही हो गई। चलो ठीक है, सीधा बता देता हूँ। बीज को हम पॉइजन से ट्रीट करते हैं, सीड को बीज को करेंगे, अनाज को कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता। समझ में आ गई बात? सर फिर सेल्फोस की गोलियां क्यों रखते हैं? क्योंकि हम बेवकूफ़ हैं, हमें पता है कि हमको ही खाना है, फिर भी उसमें जहर डाल रहे हैं, और वो भी ऐसा जिसका टेस्ट किसी को नहीं पता, क्योंकि जिसने टेस्ट किया वो ऊपर चला गया। ठीक है, वो आज तक कॉलम खाली है, वो पेपर भी है, गूगल पे मिल जाएगा, शायद सर्च करोगे तो पता लग जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक उसका टेस्ट भी नहीं पता। ऐसा जहर जो है वो हम किस में रख रहे हैं, अनाज में रख रहे हैं। किस में रख रहे हैं? और फिर एक दिन उसी अनाज को निकाल के और हम पिसवाने पहुंच जाते हैं, और फिर उसी को रोटी बना के खा लेते हैं। क्या सही कर रहे हैं? क्या हम नहीं कर रहे हैं? ठीक है, इसीलिए उसका ध्यान रखना होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, सीड जो है वो सोइंग के काम आता है, हम उसे ट्रीट करते हैं, बट ग्रेन कभी भी सोइंग के काम में नहीं आएगा, उसको ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम उसको गलत कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ ही क्या है बेटा, सीड जो है इसको हम किसके लिए उपयोग करते हैं? बुआई के लिए। किसके लिए उपयोग? बुआई में उपयोगी होता है। लेकिन ग्रेन की बात करें तो ये किसके लिए काम में आता है? भोजन के काम में आता है। किसके काम में आता है? इसकी हम रोटी बना सकते हैं, बीज की रोटी नहीं बना सकते। मार्केट में जाओ, थैली पूरी है हमारी आधा किलो की बीज की, घर पे लाके उसको पिसवा के तुम रोटी नहीं बना सकते। ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल। पर ग्रेन की कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो सेकंड पॉइंट पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। बीज जो है वो हमेशा क्या होता है? जेनेटिकली प्योर होता है। कैसा होता है? जेनेटिकली प्योर। मतलब हम कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से। ठीक है, क्या होता है? ये शुद्ध होता है। कैसा होता है? शुद्ध। तो हम कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से शुद्ध होगा। लेकिन क्या अनाज में होना जरूरी है? तो हम कहेंगे वहाँ हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब तुम एक चावल खा रहे हो, मान लिया जगन्नाथ वैरायटी का, एक खा रहे हो लूणी श्री का, तो तुम्हें कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं, दोनों बस पेट भरने चाहिए, वहाँ पर कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम कहेंगे अनुवांशिक रूप से शुद्ध है, वो हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, बट बीज हमेशा जेनेटिकली प्योर होगा, तभी उसको हम अच्छा कहेंगे। ओके, नेक्स्ट बात करें यहाँ पर, बीज जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं? रसायनों से उसको ट्रीट करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और वही रसायन जिसको हमने अभी पढ़ा था FIR के टाइम पर, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। ठीक है, उनकी बात करेंगे। लेकिन बात करें यहाँ पर हम अनाज की, तो हम कभी भी उसको ट्रीट नहीं करते, वहाँ रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, घर में अगर उपयोग करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, वो मैं अभी बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। ठीक है, बीज जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? जीवित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बीज जीवित होना चाहिए। लेकिन अनाज की बात करें तो ये जीवित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें वहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम कहते हैं कि बीज जो है, जैसे चवला देखा तुमने? चवले की फली आती है मार्केट में, अभी इस टाइम पे ग्रीन आ रही है। ठीक है, अब तो पता नहीं रंग ही बदल गया है, वो अलग बैंगनी हो जाता है, बट है तो वो ग्रीन स्टेज में, वो भी खाते हैं। और आज से 6 महीने बाद की बात करो तो उस टाइम घर में मम्मी आलू चवले की सब्जी बना लेती है, उस टाइम वो सूखा है।
ठीक है। तो हम कहेंगे कि लिविंग स्टेज में भी था, नॉन लिविंग स्टेज में भी कह सकते हैं, दोनों टाइम पर हम अनाज का यूज़ कर सकते हैं, बट बीज का यूज़ नहीं किया जा सकता। बीज हमेशा वाइबल होगा, हमेशा जीवित होगा, तभी नया पादप बनेगा। बात करें बीज की तो ये क्या होता है, इसकी एक तरह से हम कह सकते हैं जनरली कॉस्टली होता है, मतलब इसका जो दाम होता है या हम कह सकते हैं महंगा हो गया, ठीक है। तो बीज ज़्यादातर महंगा होता है और जो अनाज है वो कैसा होता है, सस्ता होता है, ठीक है। कॉटन का 475 ग्राम का जो पैकेट है वो 810 रुपये का मार्केट में अवेलेबल है। कितने का? 475 ग्राम, कितना है? 810 रुपये का है। समझ में आ रहा है? आधा किलो भी नहीं है, कितना है? 800 रुपये। क्या ये सही है? क्या बहुत महंगा है? ठीक है। ऐसे तुम कपास लेने जाओ नॉर्मली मार्केट में, ऐसे जाओ खुले में आप लेने जाओ तो आपको बहुत सारी फ्री में दे दे, ले जाए ऐसी, कोई नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बीज लेने जाते हैं तो काफ़ी हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। लास्ट हम बात करें कि जो बीज है उसके अंदर क्या होते हैं, मानक होते हैं। क्या होते हैं? मानक होते हैं, मतलब वहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं क्वालिटी के, उसकी क्वालिटी को चेक किया जाता है। आप मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी पैकेट लेकर आएंगे बीज का, उसके ऊपर कुछ चीज़ें लिखी रहती है, अगर वो सही नहीं है तो उस कंपनी पर आप केस कर सकते हो, उस कंपनी जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। लेकिन अनाज की बात करें तो किसी बोरी पे भी नहीं लिखा होता कि ये गेहूं है, ये इतना टेस्टी होगा, फिक्स है, कहीं नहीं लिखा होता है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक डिफरेंस बताती है किसके बारे में, सीड और ग्रेन के बारे में। एग्जाम के अंदर जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बेटा वो सेकंड पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लिख लेना। बीज और अनाज के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए कि अनाज जो है वो आनुवांशिक रूप से शुद्ध हो या नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन बीज हमेशा कैसा होना चाहिए, आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। एक लाइन में लिख लो सिंपल, बीज हमेशा आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। सीड शुड बी जेनेटिकली प्योर, ये सबसे बड़ा कैरेक्टर है, ये हमको एक लाइन में याद रखना और कुछ नहीं। बाकी सब समझने की चीजें वो तुम समझ चुके हो। सीड शुड बी जेनेटिकली प्योर, या फिर बीज आनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। बाकी तुम खुद ही बना सकते हो, कोई नहीं पूछने वाला कि वो खाने में उपयोग होता है, उसको उगाने में यूज़ करते हैं, या सस्ता होता है, या ये जीवित रहेगा, इसको रसायनों से उपयोग करते हैं, सब जानते हैं। बस ये एक चीज़ जो है वो मेजर डिफरेंस करती है, वो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, जिसको जो लिखना है लिख सकता है, 2 मिनट की हम बात करेंगे। बात क्या है कि आप जो घर के अंदर, राहुल जी कह रहे सर ऑनलाइन क्लास में डेटा क्वालिटी कम नहीं होती है क्या? नहीं होती है, बिल्कुल नहीं बेटा। डेटा क्वालिटी तो और सोचा करो अच्छी कैसे होती है, कम नहीं होती है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है अपने लिए कि हम जो खा रहे हैं वो केमिकल फ्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? उसका रीज़न है क्योंकि जब तक तुम 30-35 साल की उम्र में आ जाओगे उस टाइम तक तुम्हारी जो हालत है वो आज मुझसे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है, आई एम नॉट सेइंग होगी, हो सकती है। कारण क्या है कि जो केमिकल्स हम खा रहे हैं जाने अनजाने में, वो एक तरह से स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपने गांव में बड़े बुजुर्ग, आपके दादा परदादा को देखा है, नाना जी है, उनके पापा है, उनको देखा होगा, ठीक है, छोटे होंगे बचपन में, तब उनकी उम्र कितनी रही होगी? लगभग ऑन एन एवरेज अपन कह सकते मिनिमम 60 के आसपास, मैक्सिमम 100 के पार, ठीक है। हमने देखा है घर में बुजुर्गों को, लेकिन आज के इस टाइम के अंदर, आज के इस प्रेजेंट टाइम में 100 कोई पार नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो जनरेशन अभी चल रही है वो 100 कभी नहीं पहुंच सकती। कारण क्या है कि हम जो केमिकल्स जो खेत से हमारी तरफ आ रहे हैं उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। हम जाने अनजाने वो स्लो पॉइजन जो है वो खा रहे हैं और उसकी वजह से हमारा जो मेटाबॉलिज्म है पूरा, वो मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो चुका है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म ही अगर ख़राब हो गया तो फिर हमारी जो बॉडी की जो रहने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 100 से कम होकर 70 पहुंच गई, 70 से कम हो रही है अब धीरे धीरे, 60 तक पहुंचेगी, 50 तक पहुंचेगी, एक टाइम ऐसा आ जाएगा 30 तक ही पहुंच जाएगी कि 30 साल जी लिए बस ज़िंदगी पूरी हो गई,
ये टाइम भी आ सकता है। उससे बचने का तरीका है, ये जो सीड है इसको फॉलो करना पड़ेगा, या ये जो ग्रेन है इसको फॉलो करना पड़ेगा, जो लिखा है कि आपको कभी भी उसे केमिकल से ट्रीट नहीं करना चाहिए, चाहे वो खेत में हो चाहे खेत के बाद हो। ऐसा नहीं कि सर हमने तो कोई केमिकल डाला ही नहीं इसमें, खेत के अंदर भर भर के छिड़क दिया, ठीक है, वो खुद से बेवकूफ़ी, खुद से चोरी करना है। हमें कभी भी उसमें केमिकल यूज़ नहीं करना है। इसीलिए एक तुम्हें पता होगा एमएसपी जानते हो क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सुपरवाइजर वाले सब जानते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, यही है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार कब घोषित करती है? फसल की बुआई से पहले, या फसल के उगने के बाद, या कटाई के बाद, या फिर मंडी के अंदर जाने के बाद। न्यूनतम समर्थन मूल्य कब घोषित किया जाता है? बुआई से पहले। कब किया जाता है? मतलब इस साल का एमएसपी जो है खरीफ का वो घोषित हो चुका है या नहीं? अरे हो गया, बुआई हो गई कंप्लीट, पूरे राजस्थान में हो गई, तो एमएसपी घोषित हो चुका है। गेहूं की एमएसपी क्या है? 2000, 10,000, 20,000 कितनी है? लगभग 1800, 1900, 2000 के आसपास रहती है उसकी एमएसपी, ठीक है। एमएसपी के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, नहीं पता हो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं बता दूंगा, सीड के अंदर ही इंपॉर्टेंस रखती है उसकी, ठीक है। अब 2000 रुपये प्रति कुंटल हमें गेहूं मिल रहा है। ऑर्गेनिक वीट जो है उसकी प्राइस किसी को पता है? एमएसपी नहीं कह सकते उसको, एक तरह से मार्केट प्राइस ही है वो। तो ऑर्गेनिक वीट जो है वो कितने का मिलता होगा? मेरे एरिया में जो बिका है वो लगभग 5,500 रुपये प्रति कुंटल है। कितना है? कितना ज़्यादा हुआ बेटा? इधर 2000, उधर 5,500, कितना ज़्यादा हो गया? कितना परसेंट ज़्यादा हुआ? सर देखो, इधर से तो 2 से तो 4, मतलब कितना हुआ? 10%, और 4 से 5 मतलब 5%, 15% बढ़ गया। कितना बढ़ा? 15%। 150 गुना जो है वो, उससे ज़्यादा कह सकते, 15 गुना अपन कह रहे हैं उसको एक तरह से, 2.5 टाइम्स, ठीक है। तो जितना जहाँ आपको 1 रुपया मिल रहा था उस जगह अब आपको 2.5 रुपये 3 रुपये मिल रहा है। फ़ायदा है या नहीं है? ये किसानों का फ़ायदा है। दूसरा, ऑर्गेनिक गेहूँ जो खा रहे हैं उनकी बॉडी जो है वो अब वापस से सुधरने लगी है, ये स्टडीज़ कहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी अनाज में कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करना है। आपके घर में खेती होती है तो अपने पापा से, आपके जो भी घर में खेती करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करें कि चाहे एक छोटा सा एरिया जो है वो खेती का खराब हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उस जगह में कभी भी केमिकल नहीं छिड़कना है। और वो जो है वहाँ से मिलने वाला अनाज चाहे वो खराब ही क्यों ना होने लगे, खाने के लिए वही यूज़ करना है, ठीक है। अगर ये कर सकते हो तो बच जाओगे, नहीं कर सकते तो गूगल पे सर्च कर लेना। ये बच्चे तो पहले ही जानते, जो नए आए हैं उनके लिए बता दूं, पंजाब से हरियाणा से आने वाली ट्रेन है जो बीकानेर जाती है। बीकानेर में कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, और जो ट्रेन आती है उस ट्रेन का नाम कैंसर ट्रेन है। क्या है? कैंसर ट्रेन। उस कैंसर ट्रेन में बड़े बूढ़े नहीं आते, उनको पता है कैंसर हो चुका वैसे जाना है। उसमें कौन आते हैं? छोटे छोटे बच्चे। कौन आते हैं? छोटे छोटे बच्चे। कैंसर क्यों होता है? वेरी गुड। और ओके, और तंबाकू से, और गुटखे से, और सब पता है तुम्हें, तुम सब जानते हो। वो 5 साल के 4 साल के बच्चे ने इसमें से क्या किया है? सोच के बताओ। कुछ नहीं किया, बट उनको भी क्या है? कैंसर। ये हंसने वाली बात लगती है, लेकिन किसी दिन उस ट्रेन में तुम बैठ जाओगे, तुम्हें पता लगेगा कि पूरी बोगी में 200 लोग हैं और उसमें से लगभग 150 लोग हैं कैंसर पॉजिटिव हैं और वो मरने वाले हैं। ये सच है। उस टाइम बोलती बंद हो जाती है कि अरे हो क्या रहा है, मैं कैसी ट्रेन में जा रहा हूँ, ऐसा क्या है। और इसका कारण क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे यूज़ किए गए केमिकल्स, वो आज अपना असर दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत खौफनाक है, एक तरह से आप जिसको सोचोगे तो डर लगता है कि ये हो क्या रहा है, बट ये सच है। इन सब से बचने का तरीका है केमिकल फ्री आपकी फार्मिंग हो, आप जो खा रहे हैं उसके अंदर केमिकल्स नहीं हो, ठीक है। कोशिश करनी है
100% कभी नहीं हो सकता, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड भी नहीं डालते क्या? नहीं डालना है। इंसेक्टिसाइड हर्बिसाइड भी तो केमिकल ही है, ठीक है। आप यूज़ करें तो आप बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, या फिर अगर आपको फंजीसाइड ही यूज़ करना है तो ट्राइकोडर्मा यूज़ करें, इंसेक्टिसाइड यूज़ करना है तो वर्टिसिलियम यूज़ करें, ठीक है। हर्बिसाइड्स यूज़ करने हैं तो उसकी जगह हम क्या करें, हैंड वीडिंग यूज़ करें उस एक जगह में, ठीक है, तो वो हमको फ़ायदा देगा। अनाज जो घर में रखते हैं बोरी के अंदर या ड्रम के अंदर, उसमें सेल्फोस नहीं रखना है, ठीक है। क्या नहीं रखना है? सेल्फोस क्या कर रहा है? खराब होने से बचा रहा, मतलब इंसेक्ट उस पर अटैक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिस पर इंसेक्ट अटैक नहीं करते। तुमने देखा नीम के ऊपर बहुत सारे कीड़े बैठे हो, देखा कभी? टिड्डियाँ आई थी, कोई नीम का पेड़ खराब हुआ गया? वो उसको खाती नहीं है, बिकॉज इट कंटेन्स अजाडिरेक्टिन, खा लिया तो वो ख़त्म। तो उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? मार्केट से जाएंगे 200 रुपये की वो टैबलेट वाली वो लेके आएंगे, 200 रुपये हमारे पास एक्स्ट्रा है, नीम की पत्तियाँ सामने दिख रही है, उससे रोज़ दातुन कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर नहीं रख सकते। ये हमारा आलसीपन है, ठीक है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो हमें सेल्फोस उसमें यूज़ नहीं करना। इन अर्जेंट केस हमको कभी करना पड़ जाए, मान लिया हमारे आसपास कोई नीम है ही नहीं, हम रेगिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पर अगर रेगिस्तान में भी नीम होते हैं, ठीक है, मान लिया नहीं है तुम्हारे गांव में, तो वहाँ पर सेल्फोस यूज़ करना ही पड़ रहा है। तो हमारी सबसे ख़राब आदत क्या है कि अभी गेहूँ पिसवाने जाना है, हम उसमें से बोरी में से अनाज निकालेंगे, ठीक है, और उसको आटे में पैक, कट्टे में पैक करा, ले गए और उसको पिसवाने डाल दिया, ठीक है। उसको कोई टाइम नहीं देते कि वो जो फॉस्फीन गैस बनी है वो एस्केप हो सके, ठीक है। तो उसका सही तरीका क्या है? सुबह के टाइम पे, जिस टाइम धूप निकली हो उस टाइम पर आप उस अनाज को निकालें। तगारी पता है तुम्हें क्या होती है? उसमें भर के ऊपर छत पर फैला दें उसको, धूप लगने से 3 से 4 घंटे आप उसको रहने दें। जो भी गैस होगी, जो भी वहाँ पर उसका कह सकते हैं अवशेष रह गया, वो सारा का सारा एस्केप हो जाएगा। शाम के टाइम पे उसको आप जो है पिसवाने के लिए डाल के आए, ठीक है। ये थोड़ी सी समझदारी है, मैं किसी और से एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन तुमसे करता हूँ, क्योंकि तुम पढ़ रहे हो एग्रीकल्चर, तुम्हें पता है, तुम्हें इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब कुछ पढ़ना है। हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि तुम कल किसानों को बता सको। वरना किसान एक ही काम करता है, इधर लाया यूरिया का कट्टा, उसे पता होता है कि यूरिया जो है वो 1 हेक्टेयर के अंदर, मान लो 4 बीघा है, उसको 50 किलो देना है। वो 50 किलो तो है तो 2 कट्टे लाएगा, है ना। वहाँ जाएगा और कहेगा 50 किलो तो ले ही लेते हैं, 50 किलो एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। वो दोनों कट्टे डाल देता है और फिर आराम से बैठ के सोचता है हाँ पिछले साल 10 कुंटल हुई थी, इस साल 20 कुंटल होगी। उसे नहीं पता कि उसने क्या कर दिया है, ठीक है। तो तुम्हें पता है, तुम्हें उसे समझाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करें यहाँ पर कि हमारा जो बीज है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर ली हमने कि ये कैसा होना चाहिए, अनुवांशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें और क्या क्या इसके कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक गुड क्वालिटी सीड के, मार्केट में 2 तरह के बीज मिलते हैं। एक तो किसान जो अपने घर पे उगा रहा है, ठीक है, उसने स्टोर करके रख लिया, अगले साल उसको यूज़ कर लिया। एक दूसरा जो सीड है जो हमें हमारे शॉप्स के ऊपर मिलता है, जिसके हम पैसे देकर लाते हैं, उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, गुड क्वालिटी सीड या फिर क्वालिटी सीड कहा जाता है, ठीक है। उसको हम एक तरह से उन्नत बीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? उन्नत बीज। तो ये उन्नत बीज आखिरकार होता क्या है, कैरेक्टर सीड क्या होता है? तो सबसे पहली चीज हमने अभी बात करी थी, बीज कैसा होना चाहिए, जेनेटिकली प्योर। मतलब उन्नत बीज कौन सा होगा, जो क्या होगा, जेनेटिकली प्योर होगा, अनुवांशिक रूप से क्या होगा, शुद्ध होगा। उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, एक उन्नत बीज कहेंगे। सबसे पहली चीज़ ही, सबसे पहली रिक्वायरमेंट ही हमारी यही होनी चाहिए। समझ में आ गई बात। सेकंड हम बात करें इसके अंदर कि ये जो हम बात कर रहे हैं या जेनेटिक प्यूरिटी की, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अनुवांशिक शुद्धता, किसकी बात कर रहे हैं, अनुवांशिक शुद्धता है। अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, कौन बताएगा? अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है? अंकुरण नहीं, मैं इसीलिए पूछना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत है अपना। क्या होती है अनुवांशिक शुद्धता? अनुवांशिकी क्या होती है? जेनेटिक
जेनेटिक्स सुना है नाम तुमने, बेटसन ने दिया था, ये भी पता होगा तुम्हें। इसका मतलब क्या है? सर वो तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने। फिर क्या पढ़ा है? तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो? तुम्हें डर लगता है? इधर बैठ जाओ, वहां तक मेरी आवाज़ ही नहीं पहुंचेगी। फिर आवाज़ आ रही है मेरी? ठीक है, चलो फिर बैठ जाओ। तो जेनेटिक्स या फिर हम कहें जेनेटिक प्यूरिटी, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो सीड है सिंपल वर्ड्स क्या कह सकते हैं, एक किस्म के बीज या फिर कहें बीजों में दूसरी किस्म का ना होना। किसका ना होना बेटा? उसको क्या कहा जाएगा? अनुवांशिक शुद्धता कहा जाएगा। ठीक है, अनुवांशिकता का मतलब क्या है कि जो पेरेंट्स से चिल्ड्रन में जा रही है। ओके, एक किस्म है, उसका बीज हमको बनाना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें वो शुद्ध होना चाहिए। मतलब अगर आप नवजोत किस्म लगा रहे हैं, किसकी? नवजोत किसकी किस्म है? मक्का की। किसकी? मक्का की। अगर आप नवजोत किस्म का बीज लाए हैं, उसमें एक भी बीज दूसरी किस्म का नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे अनुवांशिक शुद्धता। समझ में आ गई बात? ये पता कैसे लगाएंगे? अनुवांशिक शुद्धता कैसे पता लगाई जा सकती है? एक है नवजोत का बीज, एक दूसरा मान लिया गंगा सफेद है, उनमें तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, एक ऑरेंज है, येलो, एक सफेद है, पता लग जाएगा। लेकिन अगर हमने उसकी जगह पर दूसरा माही कंचन ले लिया, ठीक है, वो कैसा है? वो भी ऑरेंज है, दोनों ऑरेंज है, दोनों बीज को देख के बता सकते कौन सा किस वैरायटी का है? नहीं बता सकते। तो फिर पता कैसे लगाएंगे? हम ये अनुवांशिक शुद्धता की बात ही क्यों कर रहे हैं फिर, जब हम पता नहीं लगा सकते? तो कब पता लगेगा? जब वो उग जाएगा, उसमें भुट्टा आ जाएगा और भुट्टे को छीलकर हम खा रहे होंगे, तब पता लगेगा कि हाँ ये अलग है। ठीक है, तब हमें पता लगेगा इसके कैरेक्टर्स इससे अलग है। क्या तब हम अनुवांशिक अशुद्धता रोक सकते हैं क्या? नहीं, तब तक पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है, आपकी फील्ड के अंदर जितना खराब होना था वो खराब कर चुका है। ठीक है, क्योंकि पोलन ग्रेन पर थोड़ी लिखा होता है नवजोत किस्म का है और ये कोई दूसरी किस्म का है, नहीं है। तो जब तक आप उसको पहचानेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या करता है, जब भी अनुवांशिक शुद्धता होती है वो हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करती है। कैसी ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इसका मतलब क्या होता है? एक का स्क्वायर एक, एक से दो बने, दो का स्क्वायर चार, चार का स्क्वायर 8, 16, 16 का स्क्वायर 128, 128, 126, मेरे को भी नहीं पता, इतनी मेरे को भी नहीं आती। फिर मान लिया 128 है, 128 का स्क्वायर। ऐसे तुम 5-6 बार जैसे जाओगे ना तो ये संख्या लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो अगर आपके पूरे फील्ड में एक बीज अनुवांशिक रूप से अशुद्ध हो गया, आप 4 साल 5 साल वेट करके देखो, वो पूरी फील्ड ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए अनुवांशिक शुद्धता को हमें रोकना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? एक किस्म के बीजों में दूसरे किस्म के बीजों का ना होना। मैंने फसल नहीं कहा, क्या कहा? किस्म कहा। ठीक है, अगर आप कहो गेहूं के फसल के अंदर मक्की का बीज आ गया, वो अनुवांशिक शुद्धता नहीं है, वो दिख रहा है, हमें दिख रहा है ना, ये गेहूं है, ये मक्का है। लेकिन गेहूं की 2 किस्म अगर आ गई तो उसको हम अनुवांशिक शुद्धता का नाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जेनेटिक प्यूरिटी जो है उसका काम क्या है। तो हम कहेंगे अनुवांशिक शुद्धता जो है वो क्या होती है? एक किस्म की पहचान होती है। क्या होती है? किस्म की पहचान है। कोई एक किस्म है, उसकी पहचान किससे पता लगेगी? कि वो अनुवांशिक रूप से कितना शुद्ध है और कितना नहीं है, उससे पता लगेगा। नेक्स्ट हम बात करें, एग्जाम्पल दिया हुआ है माही कंचन और माही धवल। किसकी वेराइटीज है बेटा? मक्का की। किसकी है? माही का नाम आ गया तो ये कौन है? धोनी नहीं है, कौन है? नदी है, हाँ बांसवाड़ा है। ठीक है, बांसवाड़ा के पास नदी बहती है, माही नदी। ठीक है, तो वहाँ से लिया हुआ है, मतलब बांसवाड़ा में डेवलप की गई है। सिंपल सी बात ही है, माही कंचन हो, माही धवल हो, माही सुगंधा हो।
ठीक है। तीनों वैरायटीज जो हैं वो कहाँ से रिलीज हैं? बांसवाड़ा से। माही कंचन, माही धवल किसकी वैरायटी है? मक्का की। किसकी? और माही सुगंधा किसकी वैरायटी है? चावल की। पिछले सुपरवाइजर में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था, याद आया क्या था? 4 चावल की वैरायटीज दी गई थी और पूछा गया था कि पहला जो बासमती चावल है सुगंधित, उसकी किस्म कौन सी है? ठीक है, आंसर गया था IPRS 10। ठीक है, पहली जो सुगंधित किस्म थी हमारे चावल की वो IPRS 10 थी। माही सुगंधा भी है, उसका नाम ही इसलिए रखा है, लेकिन वो पहली नहीं थी। बस इतना सा उसका डिफरेंस था। यहाँ पर हम कंफ्यूज हुए कि सुगंधित है तो माही सुगंधा दे दिया। ठीक है, उन्होंने पूछा था पहली, तो पहली कौन सी थी? IPRS 10। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करें। दूसरा इसका क्या होना चाहिए बेटा? बीज जो है वो भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? भौतिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। भौतिक रूप से का क्या मतलब है बेटा? ओके, जो हमें दिख रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं? भौतिक चीजें। ठीक है, तो भौतिक शुद्धता का मतलब जो हमें बाहर से दिख रही है। तो एक बीज के अंदर क्या क्या मिलावट हो सकती है, सोच के देखना जरा। हम कहेंगे सर या तो दूसरी फसल के बीज। किसके बीज? दूसरी फसल के बीज आ जाए। ठीक है, फसल नहीं मिले तो खरपतवार आ जाए, तो हम कहेंगे किसी खरपतवार वीड के जो सीड्स हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करें जो हमारे पादप अवशेष हैं, क्या है बेटा? पादप अवशेष। ठीक है, हम कभी कभी देखते हैं ना बीज है, उसके अंदर बीज में कई पत्तियां आ रही है, कई छोटे छोटे डंठल आ जाते हैं, तो वो पादप अवशेष है सारे। इसके अलावा हम बात करें क्या हो सकता है? मिट्टी हो सकती है। क्या हो सकती है? मिट्टी। ठीक है, या फिर जैसे आप कभी दाल चावल खा रहे होते हैं तो बिल्कुल दांत के बीच में क्या आते हैं? वेरी गुड, आते हैं मतलब तुम्हारे भी। ठीक है, कंकर हो सकते हैं, और अगर हम बिल्कुल अंधे हैं तो इसके अंदर कंकर के बाद भाटे भी मिल सकते हैं। ठीक है, ऊपर उसको खा नहीं सकते। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो हमें भौतिक रूप से दिख रही है, इसको हम क्या कहेंगे? भौतिक अशुद्धता। ठीक है, अगर इन सबको हमने हटाया है तो हम कहेंगे ये क्या है? भौतिक शुद्धता है। समझ में आ गया? फिजिकल प्योरिटी इसको कहेंगे। आनुवांशिक शुद्धता और भौतिक शुद्धता दोनों समझ गए? कोई डाउट इसके अंदर? चलिए, इसको कैसे पता लगाएंगे? यही जो है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहली चीज, ये जितनी भी चीजें लिखी हुई है ना, दूसरी फसल के बीज हैं, खरपतवार हैं, पादप अवशेष, मिट्टी है, कंकर है, ठीक है, पहाड़ है, पर्वत है, जितने भी हैं, ये सारे जो हैं वो भौतिक रूप से देखे जा सकते हैं। इसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं। क्या नाम दिया जाता है? डोकेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको याद रखना, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। डोकेज का मतलब क्या है? बीज में उपस्थित भौतिक अशुद्धि। क्या मतलब है बेटा इसका? बीज के अंदर उपस्थित, पता नहीं मेरी हिंदी का क्या होगा, भौतिक अशुद्धि जितनी भी है वो कोई भी हो, उसको हम क्या कहते हैं? डोकेज कहते हैं। इस लाइन को लिख लेना बेटा। डोकेज क्या होता है? कि बीज के अंदर उपस्थित होने वाली भौतिक अशुद्धि क्या कहलाती है? डोकेज कहलाती है। सिंपल सा टर्म है। ओके, चलो अब किसी भी बीज में कितना डोकेज है वो हम पता कैसे लगाएंगे? सोच के देखो, तुम्हारे को मैंने 1 किलो बीज दे दिया, ठीक है, उसके अंदर कंकर भी है, खरपतवार के बीज भी हैं, दूसरी फसल के बीज भी हैं, थोड़े कंकर भी हैं। आप कैसे पता लगाओगे कि शुद्ध बीज का वजन क्या है? क्या करोगे? सबसे पहला काम क्या करोगे? अलग करोगे। बिल्कुल सही है। हम क्या करेंगे? सबको अलग अलग करेंगे। सबका वेट लगभग बराबर है। कंकर है तो उनका वेट एक जैसा होगा, पादप अवशेष है तो वेट अलग होगा, खरपतवार के कुछ बीज है तो उनका वेट अलग सा होगा। तो तुमने देखा होगा गांव के अंदर वो इस तरह से चलनी लेके और उसको छालते रहते हैं, फिर उसके बाद उसको ऊपर उछालते हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इनको वेट के बेसिस पे अलग करने के लिए उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, बाकी बच गया वो हमारे पास क्या है? प्योर सीड, शुद्ध बीज बच गया। इस तरह से हम उसको अलग करके पता लगा सकते हैं। ठीक है, अलग करने के बाद क्या करोगे? अलग करने के बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, रोटी बना लेंगे, उसको खा लेंगे। बीज की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी? नहीं खा सकते उसको। ठीक है, फिर क्या करोगे?
अरे बोलो, हाँ बिल्कुल सही, वेट करेंगे। हाँ वेट, WAIT नहीं, WEIGHT, उसका वजन किया जाएगा। तो हमने पहले तो वजन किया ही नहीं, टोटल का भी तो वजन करना पड़ेगा ना। पहले मैंने बीज दिया आपको कितना, 1 किलो, कितना दिया, 1 किलो। अब आप उसका वापस से वजन करोगे अलग करके तो क्या 1 किलो आएगा, नहीं, कम हो जाएगा, ठीक है। टोटल क्या रहेगा, 1 किलो। बस ये 2 चीज़ चाहिए, परसेंटेज निकालना है, अपने आप पता लग जाएगा कि हमारा बीज कितना शुद्ध है, ठीक है। मैं इतनी सी बात समझाना चाहता हूँ कि आप क्या अनुवांशिक शुद्धता को पता लगा सकते हैं, वो अपने आप पता लगती है, तुम लगा नहीं रहे हो, ठीक है, वो अपने आप बाद में पता लग जाएगा। क्या तुम पता लगा सकते हो, नहीं, लेकिन क्या भौतिक शुद्धता का पता लगा सकते हो, बिल्कुल। तो बीज की वह शुद्धता जिसका पता नहीं लगाया जा सकता कौन सी है, अनुवांशिक शुद्धता। समझ में आ गई बात, ठीक है। जब भी हम बीज की बात करेंगे बेटा, कहीं पर भी कोई भी बीज बेचा जाएगा तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो डोकेज है, या हम कहें सबसे ज्यादा, हम कह सकते हैं अधिकतम, ठीक है, अधिकतम डोकेज की जो मात्रा है वो एक बीज के अंदर कितनी हो सकती है, तो हम कहते हैं 2%। कितनी, 2%। केवल 2% हमारे भौतिक अशुद्धि जो है वो हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा है तो उस बीज को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है, हम कह देते हैं कि बीज अच्छा नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर मिनी, इसका जस्ट उल्टा मैंने यहाँ पर लिखा है बेटा, ठीक है। क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, न्यूनतम भौतिक शुद्धता। क्या लिखा है, न्यूनतम भौतिक शुद्धता, एक ही चीज़ है ये, अलग नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा अधिकतम डोकेज और यहाँ क्या लिखा, न्यूनतम भौतिक शुद्धता। अधिकतम डोकेज तो कितना, 2%। न्यूनतम भौतिक शुद्धता कितनी हो जाएगी, 100 में से माइनस कर दो, कितना हो गया, 98%। ये अपने लिए क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आया हुआ है। उन्होंने पूछा था डोकेज की कम से कम मात्रा, अधिक से अधिक मात्रा कितनी हो सकती है, ठीक है। तो कई बच्चे उसको छोड़ के आएगा, डोकेज कितना होना चाहिए हमें क्या पता, लेकिन सबको ये याद था कि न्यूनतम भौतिक शुद्धता 98% होती है, ठीक है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है, बस एग्जामिनर क्या पूछ रहा है ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर कि फिजिकल प्योरिटी, बीज जितना छोटा होगा फिजिकल इम्प्योरिटी उतनी ज़्यादा हो सकती है। मान लिया तंबाकू का बीज है, ठीक है, तंबाकू का बीज जो है उसके 1 ग्राम में कितने बीज आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू के 1 ग्राम के अंदर कितने बीज आते हैं, लगभग 800 के आसपास। कितने आते हैं, 800 बीज 1 ग्राम में। 1 ग्राम कितना होता है पता है तुम्हें, 1 ग्राम, तुम्हारे थोड़े से बाल निकाल लो, उसको रखो, 1 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब इतने से वेट के अंदर कितने बीज हैं, 800 1000 बीज हैं, ठीक है। अब उसके अंदर हमने मिट्टी डाल दी, क्या पहचान लोगे, नहीं, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, अलग नहीं कर सकते, तो उसकी भौतिक अशुद्धता जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन एक है मक्की का बीज, उसके अंदर तुमने कोई मिट्टी डाल दी तो तुम आराम से अलग कर लोगे, ठीक है। तो वहाँ भौतिक शुद्धता क्या होगी, कम हो जाएगी, अशुद्धता जो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, कैरेट की, गाजर की बात कर रहे हैं बेटा। तो गाजर के अंदर अगर हम बात करें कि इसकी भौतिक अशुद्धता कितनी हो सकती है, तो ये मिनिमम टू मिनिमम 95% हो सकती है। मतलब इसको हमने छूट दी है कि भाई तू बहुत छोटा बीज है, तू रहने दे, और तेरे अंदर 98 की जगह कितना ही रखना है, सिर्फ 95 रखना है। समझ में आ गई बात। चलिए नेक्स्ट बात करें इसके अंदर की पता कैसे लगाएंगे कि भौतिक शुद्धता क्या होती है। फॉर्मूला लिख लेना इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या कहते हैं, शुद्धता प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्धता प्रतिशत या प्यूरिटी परसेंटेज कहा जाता है। परसेंटेज निकालना तो आता है तुमको, चलो बताओ। 100 में से मेरे 75 नंबर आए, कितने % नंबर आए, ठीक है 75 आए। चलो मेरे अगर 840 में से 210 नंबर आए तो कितने % आए मेरे, सर ये क्या पूछ लिया, वेरी गुड, कितने आए, 25%। मतलब तुम्हें परसेंटेज निकालना आता है। वो 100 और 75 वाला बहुत सिंपल था, ठीक है। 210 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 840 आ जाएगा, ठीक है। तो 25% नंबर है। ये पता कैसे लगाया वो देखना जरा। मैंने क्या करा, एक बार फॉर्मूला लिख लें अपन। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, वेट ऑफ प्योर सीड, ठीक है, टोटल वेट ऑफ
सीड, टोटल वेट आएगा। टोटल वेट ऑफ सीड मतलब हम कहें बीज का कुल भार, क्या पता करना है हमें, बीज का कुल भार, उसमें से माइनस करना है किसको, हम कहेंगे हमारे अशुद्धता को, माइनस करना है, उसके भार को माइनस करेंगे, डिवाइड किससे कर देंगे फिर, तो हम कहेंगे कुल बीज भार से। ठीक है, जो हमारे बीज का कुल भार है उससे हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ओके, और इनटू क्या कर देना है, 100 कर देना है, तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका फॉर्मूला हुआ। किस तरह से हुआ एक बार समझ लें, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर समझ में आ जाएगा किस तरह से। सबसे पहले बात कर लें, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा जो कुल बीज भार है, किसकी बात करें बेटा, कुल बीज भार जो हमको दिया है वो कितना मान लिया हमने, 200 ग्राम। कितना मान लिया, 200 ग्राम। ठीक है, अब एग्जामिनर आगे कहता है कि यहाँ पर जो हमारे दूसरी फसल के बीज हैं, ठीक है, उस बीज के अंदर वो कितने हैं, 10 ग्राम। कितने हैं, 10 ग्राम है। हमने कहा खरपतवार, खरपतवार के जो बीज हैं वो कितने हैं, तो उन्होंने कहा कि वो केवल 5 ग्राम है। कितने हैं, 5 ग्राम। उसके बाद हमने पूछा, उन्होंने कहा इसके अलावा जो भी इसके अंदर दूसरी अशुद्धि है, वो दूसरी अशुद्धि कितनी है, 5 ग्राम। कितनी है, 5 ग्राम। तो इसका शुद्धता प्रतिशत पता लगाइए, इसकी प्यूरिटी परसेंटेज पता लगाइए। ठीक है, कैसे पता लगाएंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख के देख लें एक बार। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, कुल बीज का भार कितना है, कुल बीज भार समझ में आ गया, कितना दिया हुआ है, 200 ग्राम। ठीक है, माइनस कितना करेंगे, 20 ग्राम। ठीक है, ये 5 है, 6 नहीं है। ठीक है, कितना करेंगे, 20 ग्राम। ठीक है, डिवाइड किससे करेंगे, कुल बीज के भार से, तो हम कहेंगे 200 आ जाएगा। ठीक है, ओके 180, ठीक है बिल्कुल। 200 इंटू किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर कितना बच गया बेटा, 180 डिवाइडेड बाई 200 इंटू क्या हुआ, 100। 2 0 से 2 0 काट दो, 180 का हाफ कर दो, कितना रहा बेटा, 90%। कितना, 90%। आंसर आ गया, इतना सिंपल सा है। आपके लेवल पर क्वेश्चन बनेगा वो यही बनेगा। अगर मैं यहाँ पर कुल बीज भार दूं तो भी ठीक, और यहाँ पर कह दूं शुद्ध बीजों का भार इतना है, कितना है, 180 ग्राम। मान लिया मैंने यहाँ शुद्ध बीजों का भार दिया कितना, 180 ग्राम, और फिर दूसरी फसल के बीज खरपतवार अशुद्धता और दे दी, और फिर ये दे दूं तो पता लगा लोगे कैसे। चलो ठीक है, करके देख लेते हैं, समझ में आ गया। ये तो फॉर्मूला लिख लिया सबने, ठीक है। एक क्वेश्चन है वो सॉल्व करें। शुद्ध बीजों का भार, मतलब हम बात कर रहे हैं प्योर सीड की। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सीड की बात कर रहे हैं। कितना हुआ, हम कह सकते हैं 350 ग्राम। कितना, 350 ग्राम। अगर हम बात करें दूसरी फसल के बीज, ठीक है, तो हमने कहा कितना हुआ, 20 ग्राम। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिट्टी की, ठीक है, वो हमने कहा कितनी है, 10 ग्राम है। कितनी है, 10 ग्राम। फिर हमने यहाँ पर बात कर ली किसकी, हम कह सकते हैं खरपतवार बीजों की। तो खरपतवार बीज जो है वो भी हमारे कितने थे, मान लिया हमने 15 ग्राम है। ठीक है, और लास्ट हम बात करें उसके अंदर हमारे पास डंठल हैं जो हैं वो कितने हैं, 5 ग्राम है। कितने हैं, 5 ग्राम। ठीक है, अब इसका फिजिकल प्योरिटी परसेंटेज निकाल के बताओ, इसका पी परसेंटेज या प्योरिटी परसेंटेज कितना होगा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, कितना हुआ, 87.5%।
कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, एग्ज़ाम नहीं हो रहा है ये। वो सॉल्व करने मत बैठना सर किस तरह से इसको काटेंगे, है ना, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 70% डिवाइड किससे करा? अच्छा ठीक है, कर लिया ना, हो गया ना, 1 मिनट ख़त्म, एग्जाम में इतना ही मिलेगा टाइम। ओके, अब इधर सुन लो। सर क्या करते हो आप? तो सॉरी आंसर है ना ये, तो आंसर की बात कर ले। आंसर क्या कहता है? पहले तो फॉर्मूला देखो बेटा, फॉर्मूला क्या है? ठीक है, जब भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल हो, ध्यान रखना, जेड की बात कर रहा हूँ, आईसीआर की बात कर रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन क्या हो, न्यूमेरिकल हो, सबसे पहले याद किसको करना है? बेरू जी को नहीं, न्यूमेरिकल के हमारे फॉर्मूले को। किसको याद करना है? फॉर्मूले को। ठीक है, माता जी बेरू जी याद नहीं करने, वहाँ पे फॉर्मूला याद करना है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आस्था मेरी नहीं है, मेरी आस्था है उनमें, लेकिन एग्जाम में हमें खुद अपनी मदद करनी होती है। ऐसा नहीं कि तुम वहाँ पर बैठ कर करोगे माता जी मुझे बचा लेना, एग्जामिनर ने मुंह उधर कर लिया और तुम चीटिंग कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पर वो इतना कर सकते हैं कि तुम उन पर विश्वास रखो, तो वो तुम्हारे लिए इतना सा काम कर सकते हैं, बहुत छोटा सा, कि उस टाइम पर तुम्हारे मन में कोई दूसरे ख्याल नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए उनको याद नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है। पता नहीं कितने लोग और याद कर रहे होंगे, कोई रिश्वत दे रहे होंगे उनको याद नहीं करना है। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला याद करना है। हम कहेंगे फॉर्मूला था कुल बीज भार। ठीक है, माइनस क्या किया था मैंने इसमें से? अशुद्धता भार माइनस किया। ठीक है, डिवाइड किससे किया? वेरी गुड, कुल बीज भार जो है उससे मैंने डिवाइड करा, इंटू क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। समझ में आ गई बात? चलिए, कुल बीज भार कितना है बेटा? कुल बीज भार कितना है? 400 ग्राम। कितने लोगों ने 350 ग्राम लिख दिया? जल्दी बताओ, हाथ खड़ा करो। कुल बीज भार कितने लोगों ने 350 ग्राम लिखा है? किसी ने नहीं लिखा? अरे लिखा तो होगा एक दो, कोई बात नहीं, बोल दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, मेरे को पता है गलती होगी, इसीलिए क्वेश्चन दिया है। कितने लोगों ने लिखा कुल बीज भार 350 ग्राम? क्वेश्चन सीधा गलत हो गया ना? ठीक है, समझ गए? यहां पर क्या लिखा है? फॉर्मूले में क्या है? क्या दोनों एक ही बात है? नहीं है। कुल बीज भार का मतलब शुद्धता जो है उसके अंदर हमें इसे प्लस करना पड़ेगा। इन दोनों को प्लस करोगे ना तब जाके कुल बीज भार आएगा। कितना आ गया कुल बीज भार? 400 ग्राम। माइनस क्या करना है? अशुद्धता का भार कितना हो गया? 20, 10, 15, 5, कितना हुआ? 50 ग्राम। कितना हो गया? 50 ग्राम। माइनस 50 कर दिया, डिवाइड किससे करोगे? 400 से। कुल बीज भार हो गया, इंटू क्या कर देंगे? 100। कितना आ गया बेटा? ऊपर बच जाएगा हमारे पास 350, नीचे रह जाएगा 400, इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 का पहाड़ा बोलना अभी आ जाएगा। कितना हुआ? कितना आया? 87.5%। आ गया आंसर? ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? अब ये इतना सा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, इतना सिंपल सा, और हम शुरुआत में गलत कर देते हैं उसको, फिर सोचते हैं कि आंसर सही क्यों नहीं आ रहा। और गजब की बात पता है क्या होती है? एग्जाम में 4 ऑप्शन है। कितने? एग्जामिनर को पता है तुम इसको कितने तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, उसको पहले से पता है, तो वो यहाँ पर 350 रख के और -50 करके, और एक ऑप्शन वो भी रखता है, दूसरा ऑप्शन रखता है 400 - 350 वाला। तो तुम जिस तरह से सॉल्व करो तुम्हें आंसर जरूर मिलेगा, और वो वहाँ पे ऑप्शन में होगा, और तुम वहीं पर राजी हो जाते हो, अरे वाह मैंने सही आंसर निकाल दिया। ठीक है, जबकि एग्जामिनर तुम्हें पहले ही जांच चुका है, तुम्हें पहले ही परख चुका है कि ये इस तरह की गलती करेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी वहाँ पर रखना है। ठीक है, और सही ऑप्शन इतना अटपटा होता है कि लगता ही नहीं है कि ये हो सकता। कौन सोचेगा? 87.5%। हम तो सोचते 98%, 90% हो, 95 हो, 87.5 कौन रखता है? ठीक है, हम सोच भी नहीं पाते और हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से गलत हो जाता है। न्यूमेरिकल आते ही सबसे पहले क्या याद करना है? फॉर्मूला। क्या याद करना है? फॉर्मूला। पीछे रफ पेज दिया होता है लिखने के लिए, पता है क्या तुम्हें?
हमको तो पता ही नहीं, हम तो वही लिख देते हैं ऊपर, ठीक है, वहाँ नहीं लिखना होता बेटा, ठीक है, वो गलत मीन्स के अंदर आता है। हमें रफ वर्क के अंदर सबसे पहले क्या लिखना है, फॉर्मूला, सोचना है कि एग्जामिनर ने दिया क्या है, ठीक है, जब समझ में आ जाए एग्जामिनर ने ये चीज़ दी है और फॉर्मूला ये है, उसके बाद उसको सॉल्व करो। और मेरी तरफ से सबसे अच्छी हिदायत ये कि बेटा कभी भी फर्स्ट टाइम में न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही नहीं है। न्यूमेरिकल दिख जाए गोला मार दो, जैसे न्यूमेरिकल दिखा छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, आराम से बाद में कर लेना। हो सकता है न्यूमेरिकल के अंदर तुम थोड़ा सा हड़बड़ा जाओ या फिर कोई तुम्हें लगे कि 1 मिनट नहीं, मुझे तो इसमें 3 मिनट लग रहे हैं, तो तुम 3 मिनट पहले वेस्ट नहीं करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गया, उसके बाद फिर कि हाँ अब टाइम बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास है, तब बैठ के आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व करना। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे गलती यही करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं 5 मिनट वेस्ट कर देते हैं उसके पीछे, लास्ट में उनके पास टाइम ही नहीं बचता, फिर वो टीचर से लड़ते रहते, नहीं मेरे को वापस दे दो AMR, ठीक है, तो वो चीज़ करनी नहीं है। तो हमको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रख के चलना है। कोई डाउट इसके अंदर किसी को? बता दो है कि नहीं है, नहीं है, ठीक है। अगली हम बात कर रहे हैं बेटा, वो क्या है, हमारे जर्मिनेशन परसेंटेज, या फिर हम बात कर सकते हैं अंकुरण प्रतिशत की। किसकी बात कर रहे हैं? अंकुरण प्रतिशत। ये क्या होता है? तो कुछ नहीं होता, जो अभी हमने लिखा था शुद्धता प्रतिशत, उसी का भाई है। हमको शुद्धता की जगह क्या लिख देना है? अंकुरण प्रतिशत, और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होगा जरा खुद ही मुझे बताना। हाँ सोच के बताएं, क्या लिखूं इधर मैं? सेम वही है जो हमने अभी लिखा था फॉर्मूला, सेम वही फॉर्मूला है, बस इसमें अंकुरित बीज आ जाएंगे और कुछ नहीं आएगा। क्या लिखूं यहां पर? कुल बीज का भार संख्या। क्या लिखेंगे? क्या होगा? कुल बीज संख्या। हम ये थोड़ी कहते हैं 2 किलो बीज अंकुरित हो गए, उसमें गिनना पड़ेगा कितने हैं, ठीक है, जरूरी थोड़ी है 2 किलो पूरे हो गए। फिर माइनस क्या कर देंगे? नंबर ऑफ सीड्स नॉट जर्मिनेटेड, मतलब हम कह देंगे अंकुरित ना होने वाले बीज संख्या, ठीक है। परसेंटेज करना ही है तो इंटू 100 पहले करके रख लो। नीचे क्या लिखेंगे? कुल बीज संख्या। क्या लिखेंगे? कुल बीज संख्या। दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस इतना सा याद रखना है। वहां पर हम शुद्धता की बात कर रहे थे, यहां पर किसकी बात करेंगे? अंकुरण की। वहां पर भार की बात कर रहे थे, यहां किसकी बात करेंगे? संख्या की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? संख्या की। बाकी न्यूमेरिकल वही सेम बनता है, फॉर्मूला बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। एक बार इसको भी अपन देख लेते हैं बेटा किस तरह से। तो जर्मिनेशन परसेंटेज अगर हमें निकालना है, हमें क्या दिया हुआ बेटा? यहाँ पर कुल बीज संख्या दी है। क्या दी है? कुल बीज संख्या। पूछ लिया कितनी दी है, तो उसने कहा 200 बीज दिए हैं। कितने बीज दिए? 200 बीज। उनको हमने अंकुरित करके देखा, हमने रात भर भिगोया, उसके बाद फिर उसको हमने क्या करा? एक जो हमारे रेत की ट्रे थी उसके अंदर रखा, उसको पानी दे रहे, फिर 3-4 दिन बाद अंकुरित हुए। कुछ अंकुरित होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो हमने टोटल बीज कितने लिए? 200 बीज। कितने लिए? बात करें इसके अंदर से हमारे पास जो अंकुरित बीज हैं, कौन है? अंकुरित बीज जो अंकुरित हो गए, वो कितने बचे बेटा? हमने कहा 150। कितने हुए? 150 बीज है, वो क्या हो गए? अंकुरित हो गए, ठीक है। ये 1.50 नहीं है, 150 बीज है, अंकुरित हो गए। चलो अब पता लगाओ इसके अंदर अंकुरण प्रतिशत कितना है। वेरी गुड। कितना है? 1 मिनट तो हुआ ही नहीं, 1 मिनट से पहले कभी न्यूमेरिकल का आंसर नहीं देना है, ठीक है। 20%। चलो लिख लेते हैं। एक आंसर तो आ गया मेरे पास सबसे पहले। किसने कहा 20%? वेरी गुड। किसने कहा 25%? 20% किसने कहा? पहले तो ये बताओ मेरे को। अरे बोल दो, कोई बात नहीं। तूने कहा था 20%? अच्छा 25 भी तूने ही कहा था, 5 और बढ़ा दिए। और कुछ? चलो 75 भी आ गया, 75%। और एक और बता दो, 4 ऑप्शन तैयार है तुम्हारे।
वेरी गुड, कितना है? 25%। अच्छा 25 तो आ गया, और दूसरा बताओ। हाँ ढूंढो, एक बार मिल जाएगा कुछ ना कुछ तो। हाँ तो 75 आ गया। चौथा ऑप्शन बताओ अलग। वेरी गुड, ये क्वेश्चन ही, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और ये फोर्थ ऑप्शन की क्वेश्चन ही गलत है। कितने ऑप्शन हो गए? 4 ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन बन गया नहीं बना? क्वेश्चन गलत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो उसने दिया क्या है, मैंने पहले ही कहा, पहले क्या देखना है? फॉर्मूला। फिर क्या देखना है? उसने क्या दिया है, उसके आधार पर हमें बात करनी है। फॉर्मूला क्या था, वापस बोलना मेरे साथ बेटा एक बार। ओके, हमें क्या करना है? कुल बीज की संख्या जो है उसमें माइनस क्या करना है? जो अंकुरित नहीं हुए, ठीक है, डिवाइड किससे करना है? कुल बीज संख्या से, और उसके बाद मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे यहां पर बताना, अच्छा इसमें इधर नहीं आता, ठीक है। कुल बीज संख्या कितनी है? ठीक है, दिख गया ना? 200 ग्राम। कितनी? अंकुरित नहीं हुए, कितने बीज अंकुरित नहीं हुए? अंकुरित होने वाले बीजों की संख्या 150 है, तो अंकुरित नहीं होने वाले बीजों की संख्या 200 माइनस 150 कितने है? ठीक है, कितने समझदार हो तुम। फिर कुल बीज संख्या कितनी है? इनटू क्या कर दोगे? ओके, जरा बोलना क्या आया? 200 इंटू क्या करा? 100 करा। 2 से 2 जीरो कैंसिल, 2 से इसको काट दो बेटा, कितना आ गया? कहीं गलत है क्या? कि सर क्वेश्चन नहीं गलत है? ऐसे नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता, मैं भी यही करता था। जब समझ में नहीं आ रहा 10 मिनट तक एक ही क्वेश्चन के अंदर में लगा, उसके अंदर 4 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, 4 में से एक भी नहीं आ रहा। मेरे साथ तो ऐसा भी हो जाता था, एग्जामिनर 4 ऑप्शन दे रखे, मेरा 5वां ऑप्शन आ रहा है। अब फिर मैं सोचा ये क्वेश्चन गलत है भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता, एग्जामिनर ने इसको ढंग से पढ़ा ही नहीं। फिर आगे वापस देखता था घर पे, फिर दोस्त खुद ही बता देते थे कि तूने क्वेश्चन करा। मैंने कहा हाँ किया तो है, आंसर क्या आया? मैं कहा आंसर ही नहीं आया। फिर पता लगता कितना टाइम वेस्ट करा, 10 मिनट। यार 10 मिनट में तो कम से कम 5 क्वेश्चन दूसरे सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो इसीलिए हड़बड़ाहट कभी नहीं करनी न्यूमेरिकल में, बिल्कुल सोच समझ के आराम से हमें बात करनी है। मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन प्रिपेयर करे आपके लिए, चारों मिल रहे थे नहीं मिल रहे थे? कहीं ना कहीं हमें चारों ऑप्शन मिल रहे थे। तो किसी के 20% आ रहा था, किसी के 25%। क्यों आ रहा था 25%? पता है क्या? वहां पे लिखना था 50, वो डायरेक्ट लिख रहे हैं 150। जबकि मैंने पहले ही कहा, पहले क्या लिखना है? फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है? अंकुरित ना होने वाले बीजों की संख्या 150। आ गई? हो गया गलत क्वेश्चन वहीं पर। स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन गलत हो जाता है, हमें भनक तक नहीं लगती, इसीलिए हमें बहुत सावधानी से हमारा क्वेश्चन करना होता है। और ये क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं बेटा, ये क्वेश्चन सिंपल परसेंटेज है। क्या है ये? सिंपल परसेंटेज। बताऊं कैसे? मान लिया 100 नंबर का पेपर हुआ, कितने नंबर का? 100 नंबर का। 100 नंबर के पेपर में से मेरे मान लिया मैंने 75 नंबर आए। कितने नंबर आए? अब ये पता कैसे लगा कि ये कितने परसेंट होगा? सिंपल, हमें पता है 100 में से 75 करेंगे तो 75% है, ठीक है। पर ये आया कैसे? टोटल मार्क्स माइनस मेरे कितने नंबर आए, कितने आए? 75। कितने आए? 75। तो मैं कहूंगा यहां पर मेरे को किससे माइनस करना पड़ेगा? 75 ही माइनस करोगे या 25 करोगे? 25 करना पड़ेगा, तभी तो यहाँ 75 आएगा ना। डिवाइड किससे कर दोगे? 100 से। वापस किससे मल्टीप्लाई करना? 100 से। 100 माइनस 25 कितना आ गया? 75। मेरे 75 नंबर आए थे। टोटल में से जितने मेरे नहीं आए वो माइनस कर दिया, तो जितने आए वो आ जाए, ठीक है। डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से। वापस इधर मल्टीप्लाई किससे? 100 से। आ गया 75%। बस यही तो है, सिंपल परसेंटेज है जो तुम छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उसी को अपन अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर आकर फिर हम पूरा दिमाग ही घूम जाता है कि ये हो क्या गया, अंकुरित बीज की संख्या ऐसे कैसे होगी? अरे कुछ नहीं है, सिंपल परसेंटेज है। एग्जामिनर तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है और तुम बड़े शौक से बेवकूफ़ बनते हो, ठीक है।
तुम्हारे एग्रोनॉमी के अंदर, सॉरी अपनी एग्रोनॉमी के अंदर, पूरी एग्रीकल्चर के अंदर कहीं पर भी ये जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, तुम्हें परसेंटेज के अलावा कुछ नहीं निकालना है। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, परसेंटेज निकालना। तुम्हारे एग्रीकल्चर के अंदर सारे आने वाले क्वेश्चंस जो है वो सब कंप्लीट है, सब सिर्फ परसेंटेज निकालना आना चाहिए और कुछ नहीं। आ सकता है परसेंटेज निकालना तो ठीक है। बस इतना ध्यान रखना कि 100 में से 25 नंबर माइनस करोगे तो 75 आएगा और उसका परसेंटेज निकालोगे तो 75% आएगा। इतनी सी चीज़ ध्यान रखनी है, ये नहीं भूलोगे तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। जब जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे मैं बताता चलूँगा, अभी का तो पता लग गया परसेंटेज यूँ निकाल रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा कि जो हमारा बीज है उसके लिए हम एक चीज़ और पता करते हैं। हमने जर्मिनेशन परसेंटेज पता कर लिया, अंकुरण प्रतिशत, प्यूरिटी परसेंटेज पता कर लिया, शुद्धता प्रतिशत। तीसरा हम जो पता कर रहे हैं बेटा उसको हम कहते हैं प्योर लाइव सीड। क्या कहते हैं? शुद्ध जीवित बीज भी कह सकते हैं इसको, या फिर दूसरा नाम इसको देते हैं रियल वैल्यू ऑफ सीड। क्या कहते हैं? रियल वैल्यू ऑफ सीड। लिख लेना इसको। रियल वैल्यू ऑफ सीड का मतलब क्या है बेटा? बीज का वास्तविक मूल्य। क्या कहते हैं इसको? बीज का वास्तविक मूल्य, ठीक है, कि बीज जो है उसका सही में क्या प्राइस है, वो कितना मूल्यवान है, वो हमें पता लगाना है। उसके लिए कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला ध्यान रखना है बस। फॉर्मूला क्या है? प्योर लाइव सीड, या फिर इसको हम आरवी परसेंटेज कह सकते हैं, रियल वैल्यू परसेंटेज कितना होगा, तो हम कहेंगे जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्यूरिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अगर परसेंटेज लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना, और अगर परसेंटेज नहीं लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई मत करना। बस इतना सा है। रियल वैल्यू क्या है? जर्मिनेशन परसेंटेज इंटू प्यूरिटी परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। हम हिंदी में लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं। क्या कहना चाहता है हमसे? अंकुरण प्रतिशत। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? अंकुरण प्रतिशत मल्टीप्लाई क्या करेंगे इसमें? अरे बोलो, अभी तो पढ़ा है। शुद्धता प्रतिशत डिवाइड किससे कर देंगे? 100। आ गया हमारा आंसर। बस इतना सा, ठीक है। एक बार डब्ल्यू के पेपर में दे दिया है इसको कि 90% तो क्या अंकुरण और 90% क्या है? शुद्धता। तो उसका रियल वैल्यू कितनी होगी? मैं खुद ही नहीं करके आया था, मुझे समझ में नहीं आया कि पूछना क्या चाहता है। बाद में पता लगा दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 100 करना था। इतना ऐसा क्वेश्चन था, 4 नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते। तो हमें ये ध्यान रखना है। अब ये रियल वैल्यू क्या है, क्यों निकालनी है, हमें इतना इंटरेस्ट इसमें क्यों है, वो हमें ध्यान रखना है। रियल वैल्यू का मतलब क्या है, समझ में आ गया कि जिसके अंदर जर्मिनेशन परसेंटेज और प्यूरिटी परसेंटेज दोनों आ रहे हैं। मतलब बीज जो है वो शुद्ध कितना है वो भी आ रहा है, और बीज जो है उसका अंकुरण प्रतिशत कितना है वो भी आ रहा है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे बीज का जो मूल्य बनेगा उसको हमने क्या कहा? वास्तविक मूल्य। क्या कहा? वास्तविक मूल्य, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है कि एक अंधा है और एक बहरा है, ठीक है, दोनों साथ में जा रहे हैं। अब दोनों का मूल्य क्या है? क्या दोनों साथ में सही है? क्या कोई गाड़ी आ गई तो एक अंधा दिखेगा नहीं, एक बहरा सुनाई भी नहीं देगा। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? कि अगर अकेला अंधा जा रहा होता तो नुकसान एक का होता, लेकिन यह दोनों जा रहे हैं, एक अंधा और एक बहरा। नुकसान कितनों का होगा? 2 जनों। अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है, ठीक है। मान लिया कि अंधे को सहारे की जरूरत है, तो किसी के पास आंखें हो तो वो उसको साथ में ले जाए तो बढ़िया। अब वो बहरा लेके जा रहा है, अब उसका खुद का ही पता नहीं है, उसको खुद सहारे की जरूरत है, ठीक है। तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जितना नुकसान अकेले को हो सकता था उससे ज्यादा नुकसान दोनों को होगा या नहीं होगा? कंफर्म होगा, ठीक है। जितना नुकसान अकेले को होना था उससे ज्यादा नुकसान कब होगा? जब दोनों साथ जा रहे हैं। वही चीज यहां पर है, सेम वही चीज। एक तो क्या निकाल रहे हैं? जर्मिनेशन परसेंटेज, एक क्या निकाल रहे हैं? प्यूरिटी परसेंटेज। दोनों का जो मिला जुला असर होगा वो इनसे ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, ठीक है। नुकसान ज्यादा होगा,
मतलब अगर ये 90% और 90% है तो इनकी रियल वैल्यू 90% से ज़्यादा, खुद ही देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा। हमने कहा कि एक बीज है, एक बीज का नमूना है जिसके अंदर हमने जर्मिनेशन परसेंटेज मतलब अंकुरण प्रतिशत देखा, तो हमें कितना मिला? 90%। कितना मिला? 90%। हमने उसके अंदर भौतिक शुद्धता प्रतिशत निकाला, प्यूरिटी परसेंटेज, वो भी कितना निकला? 90%। इसका रियल वैल्यू जो है वो पता कीजिए, करो। बिल्कुल, रियल वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? हमने कहा G% इंटू P% डिवाइडेड बाई 100। G% कितना है? 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 गए, 9 इंटू 9 कितना रहा? 81। ठीक है, तो रियल वैल्यू कितनी आ गई? 81। समझ में आया मैंने क्यों कहा नुकसान ज़्यादा होगा? ठीक है, जर्मिनेशन 90, प्यूरिटी भी 90, लेकिन रियल वैल्यू कितना है? 81। क्या अच्छी बात है क्या? नहीं। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो याद रखने का है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया क्या कहा मैंने? रियल वैल्यू हमेशा क्या होगी? कम होगी। किससे कम होगी? जर्मिनेशन से भी कम होगी और प्यूरिटी से भी कम होगी। इसको ध्यान रख लेना। एग्जामिनर ऑप्शन जो देगा ना वो इसी तरह से देगा। अगर क्वेश्चन दिया एक जगह 95 दे देगा, एक जगह 90 ही दे देगा, फिर 81 दे दिया, 75 दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि अगर रियल वैल्यू 75% से कम है तो क्या होता है बेटा? बीज अनुपयोगी होता है। कैसा होता है? मतलब ऐसे बीज का उपयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जर्मिनेशन परसेंटेज और प्यूरिटी परसेंटेज के बाद रियल वैल्यू जो है वो 75 से कम आ जाती है तो ऐसे बीज का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये किसके लिए सही है ध्यान रखना। ये हम जो बात कर रहे हैं वो हमारी अनाज वाली फसलों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? अनाज वाली फसलों के लिए। कपास का तो जर्मिनेशन परसेंटेज ही 70% होता है तो उसे 75% वैसे ही नहीं आएगा, उससे कम ही आएगा। अगर 70 इंटू 100 करो तो कितना आएगा? 70। आपका एक तो जर्मिनेशन परसेंटेज 70 है, प्यूरिटी परसेंटेज 100 तक पहुंचा दो तो भी 70 आएगा, 75 नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं बेटा? अनाज वाली फसलों के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, सीरियल क्रॉप्स के लिए, कि अगर 75% से कम होगी रियल वैल्यू तो उस बीज का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि ये 75 से कम हुआ तो देख लो क्या होगा, या तो जर्मिनेशन परसेंटेज कम होगा या प्यूरिटी परसेंटेज कम होगा। दोनों ही केस में हमको क्या है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? समझ में तो आ रहा है जो पढ़ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो एक तो बैग टांग के बैठा है, कहाँ जाना है तेरे को? कि सर गाड़ी बुला रही है। अब वो गाड़ी बुला रही है लाड़ी बुला रही है ये नहीं पता। चलो, सीड शुड हैव द ऑप्टिमम लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर इन स्टोरेज। ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपका एंटोमोलॉजी में भी काम आएगा, पैथोलॉजी में भी काम आने वाला है और उसके साथ साथ सीड में भी काम आएगा। क्या कहना चाहता है कि जब हम क्या करते हैं? बीजों का भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। उस समय पर वहां पर क्या होना चाहिए? नमी की मात्रा जो है वो हमें वहां पर पता होनी चाहिए, या नमी की मात्रा है वो कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नियंत्रित होनी चाहिए, ऑप्टिमम होनी चाहिए। मैंने यहाँ मिनिमम नहीं लिखा, क्या लिखा? ऑप्टिमम, मतलब नियंत्रित हो। ओके, कम नहीं हो। अगर कम ही कम रखते रहोगे तो बीज जो है, हमने अभी बात करी भ्रूण उसके अंदर था, हमने बात करी थी ना, बीज के कितने पार्ट थे बेटा? 3। कौन कौन से? एक तो एंडोस्पर्म, एक सीड कोट और एक एम्ब्रियो, तो सॉरी 4 हो गए। तो ठीक है, क्या हुआ? बीज, चोल, भ्रूण और भ्रूणपोष, यही है। कोई डाउट इसके अंदर? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? भ्रूण या एम्ब्रियो, जिससे क्या बन रहा है? नया पादप बन रहा है। अब किसी भी जीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पहला तो ऑक्सीजन, दूसरा पानी। क्या चाहिए? पानी चाहिए। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो एनवायरनमेंट में है, तुम हटा नहीं सकते, लेकिन
अगर पानी की बात करो तो उसको हम हटा सकते हैं, उसको हीट कर दिया या फिर वो किसी वजह से वहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो गई, तो क्या वो जीवित रहेगा? क्या नहीं रहेगा। तो हमें वहाँ पर ह्यूमिडिटी बनाकर तो रखनी पड़ेगी, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? हमारे आसपास के जो भी एनवायरनमेंट है उसके बराबर होनी चाहिए लगभग, ठीक है, वो हम कह सकते हैं। अगर हमने बहुत कम कर दी तो बीज जो है वो खराब हो जाएगा, उसकी हम जो भ्रूण है, एम्ब्रियो है, वो खत्म हो जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा कर दी तो वहाँ फंजाई है या इंसेक्ट है या फिर बैक्टीरिया, वो लग जाएंगे। दोनों केस में नुकसान है। तो हमें ऑप्टिमम लेवल जो है वो रखना पड़ता है। दूसरी चीज़, जब हमारी फसल खेत के अंदर होती है हार्वेस्टिंग स्टेज पर, कौन सी स्टेज पर? मतलब फसल पककर तैयार हो चुकी है, अब उसकी कटाई करनी है, हार्वेस्टिंग करनी है। उस टाइम पर उसके अंदर मॉइस्चर जो होता है बेटा, वो लगभग 25% से लेकर 40% के बीच तक हो सकता है। कितना हो सकता है? 25% से 40% के बीच तक होता है। फिर जैसे ही हमने उसकी हार्वेस्टिंग करी, क्या उसी दिन ट्रैक्टर में भर के घर ले आते हैं? देखा होगा तुमने कहीं तो आसपास, आपने देखा होगा, यहाँ से कोई ट्रेन से जाता हो तो रास्ते में दिखता होगा कि जिस टाइम पर फसल कटती है उस टाइम पर फसल काट के खेत में अलग अलग जगह पर उसके बंडल्स बनाकर रख दिए जाते हैं। देखा तुमने कभी? देखा है ना। वो क्यों रख रहे हैं? किसान को ये भी पता है जबकि कि हो सकता है कल बारिश हो जाए, फिर भी वो खेत में रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि कटाई के टाइम पे मॉइस्चर कितना था? 25% से ज़्यादा। यहाँ पर कितना लिखा है? 10 से 12%, 8%, 5% लिख रहे हैं, ठीक है। तो इतना मॉइस्चर जो है वो हमें चाहिए, तो उस मॉइस्चर को कम तो करना पड़ेगा, इसीलिए वो उसको खुले में रख देता है, वो उसको सन ड्राई करता है, सूरज की रोशनी में सूखने के लिए रख देता है। अब समझ में आया क्यों रखते हैं? उस प्रोसेस का एक नाम होता है। क्या नाम होता है? वही पूछना चाहता हूँ, इसीलिए इतनी रामायण गाई है। क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? प्राइमिंग। क्या कहते हैं? प्राइमिंग, ठीक है। ये जो है वो आपके 3-4 जगह बनने वाला क्वेश्चन है। अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, ये तो हो गई हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। चारों के अंदर प्राइमिंग करना जरूरी है। प्याज कभी भी ऐसा नहीं हार्वेस्ट करे और आज ही घर लेके आ गए, उनको फिर हरे प्याज के रूप में बेचना पड़ जाता है, हम उसे कुछ टाइम तक फील्ड में रखते हैं। आलू की बात करें, उसमें भी प्राइमिंग की जाती है। आप लहसुन की बात करो तो आप देखो, नया लहसुन आता भारी होता है, लेकिन उसके 2 महीने बाद लहसुन देखो हल्का सा हो जाता है, ठीक है। क्यों हुआ बेटा? सूख गया, मॉइस्चर चला गया, उसको हमने क्या कहा? प्राइमिंग कहा, ठीक है। सौंठ पता है किसी को? सौंठ क्या होता है? एक तो सौंफ होती है अलग, एक होता है सौंठ। क्या होता है? हाँ, सूखा हुआ अदरक जो है उसको सौंठ कहते हैं। तो एक तो अदरक अभी लेके आओ और एक सौंठ आपने ली है, दोनों की साइज सेम है, वजन ज़्यादा किसका होगा? जो अभी लेके आए हैं अदरक का, ठीक है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ज़्यादा है। अब हम उसे कम क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, ताकि उसको लंबे टाइम तक हम क्या कर सकें? प्रिजर्व कर सकें। तो प्राइमिंग करने का कारण क्या होता है? प्राइमिंग की ज़रूरत क्या होती है? लंबे टाइम तक उसको प्रिजर्व करना, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना। समझ में आ गई बात? उसको हम प्राइमिंग कहते हैं। 4 क्रॉप्स के नाम मैंने बता दिए। प्राइमिंग किसके अंदर की जाती है? एक तो हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, हम कह सकते हैं कौन से हैं? प्याज है, लहसुन है, अदरक है और हल्दी है। इनके अंदर मेन काम आता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा प्राइमिंग और किस में की जाती है? तो हम कहेंगे तंबाकू के अंदर की जाती है। किसके अंदर? तंबाकू के अंदर। इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्रॉप का, पिछली बार भी क्वेश्चन इससे पूछा गया था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता, प्राइमिंग कौन सी फसल में करते हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, केला, अमरूद, तंबाकू और गेहूं। किस में करेंगे? ठीक है, समझ में आ गया। ये दिए हों तो फिर इनका हम यूज़ करेंगे। मिर्च में भी करते हैं, चाय के अंदर भी की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप की बात करें तो इन्होंने बता ही दिया किसके अंदर करते हैं? चाय के अंदर करते हैं, उसमें प्राइमिंग करनी पड़ती है। तो ये हमारी वो क्रॉप्स है जिसमें प्राइमिंग करेंगे। प्राइमिंग का सीधा मतलब क्या है? सुखाना। क्या मतलब है? सुखाना। लेकिन सुखाने के साथ ऐसा नहीं है कि सुखाना है तो तुमने मान लिया प्याज है उसको चूल्हे में डाल दिया, सूख जाएगा।
सूखेगा तो सही है ना, मॉइस्चर तो जाएगा। बट मॉइस्चर के साथ साथ हमें क्या करना है, क्वालिटी बढ़ानी है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य जो है वो 2 उद्देश्य होते हैं बेटा, एक तो मॉइस्चर को कम करना और दूसरा उसकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को बढ़ाना। अगर आप अदरक लेने जाओगे 10 रुपए की इतनी सारी दे देगा, सौंठ लेने जाओगे 10 रुपए की तुमको भगा देगा, कहेगा 100 रुपए की आती है, 10 रुपए की आती नहीं है। तो क्वालिटी उसकी क्या हो गई, बढ़ गई। आजकल प्राइमिंग जो है वो किस में की जाती है बेटा, मशरूम में की जाती है। किसके अंदर की जाती है, मशरूम क्या भाव मिलता है पता है किसी को, मशरूम क्या भाव मिलता है लगभग, अब ठीक है 100 रुपए किलो मान लो, ठीक है, कितना मिल जाता है, 100 रुपए किलो मिल जाता है। सूखा हुआ मशरूम क्या भाव मिलता है, 2000 रुपए किलो, कितना, लगभग, ठीक है। सर पहले क्यों नहीं बताया, हम मशरूम की खेती कर रहे होते अभी तो, करनी चाहिए। चलो अब बात कर लेंगे हमारी जो क्रॉप्स है, उन क्रॉप्स को अब हमें स्टोरेज में रखना है, सेफ रखना है, उनको बचा कर रखना है, एक मॉइस्चर लेवल बना के रखना है। तो हमें वहाँ पर कितना मॉइस्चर रखना है, तो बात करें सबसे पहले सीरियल क्रॉप्स की, मतलब जो भी हमारी अनाज वाली फसलें हैं। कौन सी फसलें, अनाज वाली फसलें। कितना रखेंगे, तो हम कहेंगे लगभग 10 to 12% मॉइस्चर होना चाहिए। कितना परसेंट, तो जो 25% था उसको रिड्यूस करना है कहाँ तक, 12% तक। इसीलिए मम्मी जो है वो जैसे ही बारिश का टाइम खत्म होने लगता है, दिवाली का टाइम आता है, उस टाइम पर सारे के सारे सर्दी के कपड़े जो हैं वो धूप पर, छत पर रखती हैं। पता है क्या, याद आया कुछ, हाँ, जितना भी गेहूं या अनाज है उसको खोल कर देखती है मम्मी, कहती सीलन है इसके अंदर, पूरा का पूरा ड्रम खाली कर देते हैं, उसको छत पर सुखाने रख देते हैं। देखा है तुमने ये, तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी तुम्हारी मम्मी है, पता है तुमको, उनको पता है प्राइमिंग क्या है, उनको पता है मॉइस्चर कम कैसे किया जाता है, ठीक है। वो उसे धूप में रखते हैं, क्या उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी उस टाइम, नहीं होगी, ठीक है। वो हार्वेस्टिंग की जस्ट बाद की बात है, तो उनको पता है। अब यहाँ पर सीरियल क्रॉप्स के लिए कितना है, 10 से 12%। इसको दूसरे वर्ड्स में मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, 12% से कम, क्या कह सकता हूँ, ओ सॉरी ये कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है, 12% से कम। कितना कहा मैंने, सही है या नहीं है। नेक्स्ट बात करें इसके बाद पल्सेस की, किसकी बात कर रहे हैं, पल्सेस की, दालों की बात कर रहे हैं। तो जो भी हमारी दाल वाली फसलें हैं उनके लिए कितना रखना है, 8 से 10%। कितना, इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर क्या कह सकता हूं मैं, 10% से कम, है ना, कमी है ना 10% से। तीसरी बात करें ऑयल सीड्स की, मतलब हमारी तिलहनी फसलों की, किसकी, तिलहनी फसलों की, उसमें कितना रखा जाता है, 6 से 8%। दूसरे वर्ड्स में क्या कह दूं इसको, ओके, यही वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इतना सा क्वेश्चन पूछा गया कि तिलहनी फसलों को स्टोर करने के लिए हमारे पास उपयुक्त नमी कितनी होनी चाहिए, 12% से कम, 10% से कम, 8% से कम या 15% से कम, 8% से कम। वहाँ पे फिर ये नहीं कहना सर ने तो 6 से 8% बताया था, यहाँ तो ऑप्शन में नहीं है ना, वो नहीं करना, थोड़ा सा सोच कर देखना है। 6 से 8% को हम कह सकते हैं 8% से कम, 8 से 10 को 10% से कम, और 10 से 12 को 12% से कम, ठीक है। चलिए ये लिखना है, ठीक है, ये जो टेबल है ये लिखनी है, ये काम आएगी। लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करें बेटा, लॉन्ग टर्म स्टोरेज का मतलब क्या है, अधिक समय के लिए, या फिर हम कह सकते हैं लंबी अवधि कह लो इसको, ठीक है, हम कह सकते हैं लंबी अवधि के लिए जब हमें स्टोर करना हो किसी को भी, चाहे वो हमारा अनाज हो, दाल हो, तिलहन हो, किसी को भी लंबे समय तक अगर हमें स्टोर करना है तो वहां पर हम 8% से कम नमी रखेंगे। कितनी रखेंगे, 8% से कम। बादाम देखिए तुमने खाई है ना बादाम, ठीक है, बादाम जो है उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, जब वो खराब नहीं होती तब पूछ रहा हूं, लगभग कितना होता है, 8% से कम होता है, ठीक है। या फिर आप देखते हैं कि 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गया, अभी तक अनाज के जो बीज हैं वो अभी तक सुरक्षित हैं, ठीक है, उसमें कोई इंसेक्ट नहीं लगा, कोई फंजाई नहीं लगी, मॉइस्चर कितना होगा, 8% से कम। कितना होगा, 8% से कम।
अब क्वेश्चन ये आता है कि सर 8% से कम तो है, लेकिन कम कितना है, मतलब लास्ट कितना हो सकता है, क्योंकि आपने अभी बताया था कि अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो भ्रूण खत्म हो जाएगा, और बीज की बात कर रहे हैं तो मॉइस्चर तो फिर चाहिए। तो कितना मॉइस्चर हम लास्ट रख सकते हैं? 6 से 8 तो हमने कहा है, लास्ट कितना रख सकते हैं? उससे कम किया तो भ्रूण खत्म हो जाएगा। 5%, कितना है? 5%, ठीक है। तो हम कहेंगे 8% से कम है, लेकिन 5% से ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। खुशी की बात यह है कि खपरा बीटल जो है उसका अटैक जो है वो 1.5% मॉइस्चर तक भी हो सकता है, ठीक है। मतलब तुम कितना भी सुखा लो उसको, खपरा बीटल लगेगा, ठीक है। खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरिया। कौन से गण का है ये? कोलियोप्टेरा। अभी 12th वाले ये पढ़ रहे हैं जो तुम पढ़ चुके हो, ठीक है। इस बार क्वेश्चन क्या आए थे? जेट का एग्जाम जिसने दिया उनसे पूछ रहा हूँ, एंटो से क्या क्या क्वेश्चन आए थे? एक तो केमिकल का आया था, वो छोड़ना ही था, और क्या आया था? हाँ, इसको